वेलकम स्टूडेंट। डायमेंशन एनालिसिस का पार्ट 5 है, ठीक है। लास्ट लेक्चर के अंदर अपन कर रहे थे, क्या था, कन्वर्जन ऑफ यूनिट था। फोर्स की यूनिट को न्यूटन को किस में चेंज कर रहे थे, डाइन के अंदर चेंज कर रहे थे। यानी एक न्यूटन फोर्स की जो वैल्यू है वो डाइन के अंदर कितनी होती है। तो अपने को किसकी वैल्यू चाहिए थी, n2 की वैल्यू चाहिए थी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी इस फॉर्म में होती है जहाँ पे n1 होता है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और u होती है उसकी यूनिट। यहाँ पे n2 उसकी सेकंड न्यूमेरिकल वैल्यू, जब अपन ने यूनिट चेंज कर दी, जैसे 1 मीटर को अगर 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो जैसे यूनिट चेंज हुई, यूनिट चेंज होते क्या हो गया, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो गई, यानी n1 से कितनी हो जाएगी n2। तो अपने को यही देखना है कि एक न्यूटन को जब डाइन में चेंज करते हैं तो कितने डाइन आते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इस फॉर्मूले से करेंगे, n2 इजक्वल टू n1 u1 इजक्वल टू n2 मल्टीप्लाई u2। n2 निकालेंगे, क्या आएगा, पहले देखो n1 कितना है, n1 1 न्यूटन है तो कितना है 1, ठीक है। n1 की न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है। सेकंड यूनिट कितनी है अपनी u1 किस से मिलकर बनी है, एसआई यूनिट है u1। अपनी जो एसआई यूनिट है वो तो है न्यूटन, और अपने को चेंज किस में करनी है, सीजीएस में। तो क्या करेंगे पहले u1 के लिए, u1 किस में है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन होती है, वो किससे मिलकर बनी होती है, ये होती है केजी मीटर सेकंड स्क्वायर। तो u1 के लिए जो m1 है वो कितना है अपना, कितना है केजी, किस में है केजी में। जो लेंथ है अपनी वो किस में है, मीटर में। और जो अपनी टाइम है वो किस में है, सेकंड, और सेकंड की क्या है, स्क्वायर है। इसी तरह यहाँ पे देखो n2 अपने को फाइंड आउट करना है, u2 के लिए m2 कितना है, किस में है, ग्राम में होता है, तो क्या आ जाएगा ग्राम, ठीक है। l2 सीजीएस के अंदर जो लेंथ होती है वो सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर, और टाइम किस में आ जाएगा, सेकंड स्क्वायर। अब जो ये सारी तीनों वैल्यू है ये किस में रखेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर रखेंगे, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। तो रखोगे तो कितनी आएगी, देखो n2 इजक्वल टू n1 कितना है अपना 1 मल्टीप्लाई u1 कितना है, u1 के अंदर सबसे पहले क्या है, u1 के अंदर ये तीन चीज़ है, तो इन तीनों की डिवाइड में क्या रखेंगे, ये तीनों रखेंगे। तो यानी m1 अपॉन m2 मल्टीप्लाई l1 अपॉन l2 t1 अपॉन t2, ठीक है। रखोगे तो कितना आएगा 1 मल्टीप्लाई m1 कितना है, केजी के अंदर है, m1 अपना केजी में और m2 ग्राम में, क्या आएगा केजी अपॉन ग्राम मल्टीप्लाई l1 मीटर और ये सेंटीमीटर मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या आ जाएगा सेकंड की स्क्वायर, यहाँ पे भी सेकंड स्क्वायर, ये तो क्रॉस आउट हो जाएगा, एक भी चला जाएगा। कितना आएगा यहाँ पे, केजी को ग्राम में चेंज करेंगे तो कितना आएगा 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम मल्टीप्लाई मीटर कितना आएगा 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर 1, तो कितना आएगा, यूनिट कन्वर्जन से अगर करें तो कितना आएगा, यहाँ पे कितनी आएगी 3 0 और 2, ये कितनी आ जाएगी, एक के आगे 5 0 यानी 10⁵ तो n2 की वैल्यू कितनी है ये अपनी 10⁵, यानी एक न्यूटन के अंदर कितने होते हैं 10⁵ डाइन होते हैं। आ गया समझे, ये होता है कन्वर्जन ऑफ यूनिट चेंज कैसे करते हैं। अब देखो इसी बेसिस पे एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, जो करना आप खुद ट्राई करना, ठीक है, इसी की तरह होगा। जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी वैल्यू कितनी होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू ये तो होती है एसआई के अंदर, इसको अपने को सीजीएस में चेंज करना है। जो जी की वैल्यू है वो अपने को सीजीएस के अंदर लेके आनी है, ठीक है। जी की वैल्यू किस में लानी है, सीजीएस के अंदर लानी है, और इसके लिए क्या होगा, न्यूटन की जगह डाइन आ जाएगा, ठीक है, मीटर की जगह सेंटीमीटर, और यहाँ पे केजी की जगह कितना आ जाएगा ग्राम स्क्वायर। तो इसी जैसे ये किया है वैसे ही u1 के लिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा फोर्स वाला, सेम कर देना, ठीक है। आंसर आएगा इसका 6.67 × 10⁻⁻8 होगा शायद, ठीक है, इसके करीब होगा, देख लेना। इसको इसमें चेंज करना है इसकी तरह सेम, ठीक है, और क्या करना है, जी की जो एसआई वैल्यू है वो सीजीएस में चेंज करनी है, ठीक है। ये हो गया अपना कन्वर्जन ऑफ यूनिट। अब इसके बाद जो अपना बेस्ट एप्लीकेशन है जो कन्वर्ट डायमेंशन एनालिसिस की लास्ट, ठीक है,
डायमेंशनल एनालिसिस की जो लास्ट एप्लीकेशन है और सबसे इंपॉर्टेंट है वो डिराइव करते हैं अपन, ठीक है। तो जो लास्ट एप्लीकेशन है वो क्या कहती है, उससे अपन क्या कर सकते हैं, देखो लास्ट है डिराइविंग फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, यानी डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हुए अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। डायमेंशन एनालिसिस का यूज करके क्या कर सकते हैं अपन, किसी भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो उसका क्या कर सकते हैं अपन, फॉर्मूला इवेल्यूट कर सकते हैं। चाहे वो अपने को उसकी पता हो या ना हो, चाहे अपने पढ़ी हो या ना हो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो उसका अपन क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या कि अपने को पता होनी चाहिए कि वो फिजिकल क्वांटिटी है वो डिपेंड किसके ऊपर करती है, वो फिजिकल क्वांटिटी है वो डिपेंड किसके ऊपर करती है। अगर अपने को ये चीज़ दे दे तो अपन कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है सबका क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। जैसे अपने को सिंपल है, कोई F इज टू एम ए, अपने को पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, ठीक है। हर चीज़ अपने ये फोर्स की सिंपल फॉर्मूला है तो अपने को पता ही है, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। लेकिन अपन क्या करते हैं, डायमेंशन एनालिसिस से इसको प्रूव करते हैं, इसको निकालते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल के थ्रू देखो, जैसे आपने को बोला है कि फोर्स है डिपेंड्स ऑन मास m ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, सेकंड एक्सीलरेशन a, इन दो के ऊपर डिपेंड करता है। अब अपने को ये नहीं पता कैसे डिपेंड करता है, a की स्क्वायर है या ये भी हो सकता है अपने को। अब जब अपन डायमेंशन यूज़ करें तो m की स्क्वायर भी आ सकती है, m डिवाइड में भी आ सकता है, कैसे हो सकता है ये अपने को पता नहीं है, ठीक है। किस हिसाब से, बस अपने को ये पता है कि मास के ऊपर डिपेंड करता है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, f डिपेंड अपॉन मास, मास पे डिपेंड है तो मान लेते हैं m के ऊपर डिपेंड है मास, और इसकी पावर x। अब अपन ने पावर x क्यों लगाई है, देखो m की पावर x क्यों लिखाई है, क्योंकि अगर m है वो क्या पता अपने को वैसे तो पता है कि f इज इक्वल टू m में होता है, यानी m की पावर 1 के इक्वल होता है, लेकिन अपने को पता नहीं। अपन क्या करते हैं, मान के चल रहे हैं इसको कि अपने को नहीं पता, ठीक है, कि मास की किस वैल्यू से हिसाब से डिपेंड करता है इसको। तो अपन क्या करते हैं, m की पावर x ले लेते हैं। तो अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आती है, x की वैल्यू 1 आई तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 लग जाएगी, 2 आई तो स्क्वायर लग जाएगी इसके ऊपर, ठीक है। अगर -1 आई तो क्या आ जाएगा, 1/m हो जाएगा। अगर m की वैल्यू -1 आती है तो क्या हो जाएगा, 1/m हो सकता है। तो इसलिए क्या करते हैं अपन, प्रोपोर्शनल किसके लेते हैं, m की पावर x के लेते हैं, क्योंकि अपने को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का तो पता नहीं। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो, अपने को ये थोड़ी पता है कि ये किस हिसाब से प्रोपोर्शनल है। अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं अपन, m की पावर x की फॉर्म में लेते हैं इसको। इसी तरह क्या करेंगे, a को क्या करेंगे, a की पावर y की फॉर्म में। अब दोनों का जब प्रोपोर्शनल मिलाएंगे तो एक क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, जिसको क्या बोलते हैं, k। कितना आ जाएगा, m की पावर x, a की पावर y, वेयर k इज क्या, डायमेंशनल प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, ठीक है। अपना k क्या है, ये m की पावर x, a की पावर y क्या है, डायमेंशनल प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। अब देखो f की क्या रखोगे, डायमेंशन रखो। f की डायमेंशन क्या होती है, याद ही रखनी है, m1 m1 t-2। यहाँ पे k m x और a क्या होता है, a अपना एक्सीलरेशन है, m तो मास था तो m की पावर x आ गई, ठीक है। अब a की क्या करेंगे, डायमेंशन खोलेंगे। a क्या होता है, एक्सीलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी L/t² होती है, नहीं होती। डायमेंशन क्या बनेगी, यही बनेगी। अगर डायमेंशन पहले लेक्चर नहीं पढ़े तो पहले 4 लेक्चर हो गए अपने डायमेंशन एनालिसिस के, वो पढ़ के आओ, ठीक है। तो एक्सीलरेशन को इससे लिखेंगे, यानी कि इसकी पावर आएगी L/t की, इसकी भी स्क्वायर है, इसकी भी स्क्वायर है, और इसके ऊपर क्या आ जाएगी, y। ऐसे ही होगा, L/t², इसकी क्या आ जाएगी, पावर y। अब देखो कंपैरिजन करो, m1 L1 t-2 k
यहाँ पे कितना आया m की पावर x, यहाँ पे l की पावर y और t की पावर -2y। देखो t की पावर -2 ऊपर गई और ऊपर क्या हुआ y का मल्टीपल हुआ, तो ये इस हिसाब से बन जाएगी। अब क्या करना है अपने को, कंपैरिजन करो। अब देखो यहाँ पे k रुक रहा है, तो k क्या एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, यानी कोई कांस्टेंट है, एक वैल्यू है, k एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। k क्या एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, यानी एक प्रॉपर वैल्यू आएगी। ये क्या आएगी, प्रॉपर वैल्यू आएगी, जैसे 1 या 2 या 3 कुछ वैल्यू आती है k की, ठीक है। तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, तो इसको डायमेंशन में कंपैरिजन में नहीं देंगे। कंपैरिजन अपने को इसका और इसका करना है। तो यहाँ पे m1 है और यहाँ पे कितना है m की पावर x, तो m1 इक्वल टू m की पावर x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1 l1, और y की पावर क्या है l1 और l की पावर y कितना आ गया, y भी 1 आ गया। और इसी तरह क्या करोगे, t की पावर -2 है और क्या आएगा t की पावर -2y, तो कितना आ जाएगा y इक्वल टू वापिस 1 आ जाएगा। कंपैरिजन करो, -2y इक्वल टू -2 रखोगे तो -2 से -2 क्रॉस आउट हो जाएगा, y इक्वल टू 1। तो यानी क्या ही है, m x और y की वैल्यू कितनी है 1 आई है। तो x और y की वैल्यू जब कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, तो क्या बनेगा f इक्वल टू m k डॉट m की पावर 1 और a की पावर 1, कितना आया k डॉट m a। अब क्या करा है कि एक्सपेरिमेंट से अपने को k की वैल्यू कितनी फाइंड आउट हुई है, 1 फाइंड हुई। ये चीज़ अपने को पता नहीं होती कि डायमेंशन एनालिसिस के अंदर आपको बस एक ही चीज़ ध्यान रखनी होती है कि इस k की वैल्यू कि कौन सा, जब अपन डायमेंशन एनालिसिस करें हैं तो अपने को k की वैल्यू को एक कांस्टेंट मान के लेना पड़ता है, और मानते हैं कि एक्सपेरिमेंट से क्या है, ये इसकी वैल्यू 1 है। मोस्टली 1 आती है और कई जगह ऐसे एक्सेप्शनल केस है जहाँ पे k की वैल्यू 1/2 भी आ सकती है, 3/2 भी आ सकती है, वो अपन आगे करेंगे अभी, ठीक है। तो इसके अंदर k की वैल्यू क्या करते हैं अपन, एक्सपेरिमेंट से 1 मान के चलते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा f इक्वल टू ma। तो ये क्या हो गया, फॉर्मूला डिराइव हो गया। अपने को पता भी नहीं था कि किस हिसाब से डिपेंड कर रहा है, कैसे फोर्स का फॉर्मूला है, बस अपने को ये पता था कि इस पर डिपेंड कर रहा है मास और एक्सीलरेशन के ऊपर। इससे अपन ने क्या कर दिया, फॉर्मूला डिराइव कर दिया, देख लिया। आगे चलो जल्दी जल्दी कर लेते हैं, इनके 3-4 क्वेश्चन है जो फॉर्मूला डिराइव का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन एग्जाम में और कई जगह अपने बोर्ड एग्जाम में भी, ठीक है। अब अपन को कुछ ऐसी क्वांटिटीज लेते हैं जो अपन ने पढ़ी नहीं है, ठीक है। फोर्स तो चलो अपन ने पढ़ा था, लेकिन कुछ ऐसी क्वांटिटीज लेते हैं जिन्हें जो अपन ने पढ़ी नहीं है। तो जैसे ये कोई सर्कल है, इस सर्कल के अराउंड क्या कर रहा है, कोई m मास का पार्टिकल रोटेट कर रहा है, m मास का पार्टिकल रोटेट करता है इस r रेडियस के सर्कल के अंदर, जिसकी वेलोसिटी है v, ठीक है। अब ये v वेलोसिटी को इस पॉइंट के ऊपर क्या करेगा, ये पॉइंट इस पार्टिकल को अंदर खींचेगा। जो फोर्स होता है जो सेंटर की ओर लगता है उसे बोलते हैं सेंटीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंटीपिटल फोर्स। सेंटर से इस मास के ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो कौन सा है, सेंटीपिटल फोर्स। और इसकी क्या करना है अपने को, डायमेंशन या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फॉर्मूला बनाना है सेंटीपिटल फोर्स का। और अपने को दे दिया ये किस किस पे डिपेंड करता है, मास ऑफ पार्टिकल m, वेलोसिटी v एंड रेडियस r, ठीक है। वही करेंगे, क्या करेंगे देखो, f सेंटीपिटल, c लिख दो, ठीक है। किस किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रोपोर्शनल टू मास m की पावर x, एफ सी प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी v की पावर y, c प्रोपोर्शनल टू r की पावर z। तीनों को लिखोगे क्या आ जाएगा, k mx vy और r z। वापस कंपैरिजन करो, m1 l1 t -2 k, ये क्या है अपना मास, तो मास की पावर x, ये आगे क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है क्या, d अपॉन टी। तो यानी l अपॉन टी आ जाएगी क्या डायमेंशन, l अपॉन टी डायमेंशन बन जाएगी। तो क्या आ जाएगी l अपॉन टी, इसकी पावर y है तो l की पावर y और t की पावर y। आगे r क्या होती है अपनी, एक r रेडियस है यानी एक लेंथ है तो क्या आ जाएगी l की पावर z। करो m1 l1 t -2 क्या आ जाएगी k डॉट m की पावर x, l y और l z, यानी l और y की जुड़ जाएगी। जब बेस सेम होता है तो उसकी पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। सिंपल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। तो l की पावर कितनी हो जाएगी, y प्लस
z, और नीचे से जब क्या आएगा t की पावर y है वो ऊपर जाएगी तो क्या आ जाएगी माइनस y। ठीक है, कंपैरिजन करो तो m की पावर 1 इज इक्वल टू m की पावर x, इससे क्या आ गई x की पावर, x की वैल्यू कितनी आ गई 1 l के लिए, l से पहले किसकी करनी पड़ेगी t की, तो t की पावर -2 इज इक्वल टू किसके है माइनस y के, t की पावर -2 इज इक्वल टू किसके है t की पावर -y के, है या नहीं है। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी y की, y की वैल्यू 2 आ जाएगी या नहीं आ जाएगी, देखो। ठीक है, l की निकालोगे तो l की पावर 1 है, वहाँ पे क्या है l की पावर y प्लस z, तो क्या आएगा y प्लस z इज इक्वल टू 1, y प्लस z इज इक्वल टू 1, और y की वैल्यू कितनी है 2, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 आ जाएगी या नहीं आ जाएगी, देखो आ जाएगी क्या भाई, आगे समझे। तो ये सारी कहाँ पे रखो x y और z की वैल्यू इस फॉर्मूले में, यहाँ पे रखोगे तो एफ सी की वैल्यू क्या आ जाएगी k डॉट एम की पावर कितनी आ जाएगी 1, v की पावर कितनी आ जाएगी 2, r की पावर कितनी है -1, r की पावर -1 होगी, इसका मतलब क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r है, तो क्या आ जाएगा mv² r। k की वैल्यू वापस अपन ने क्या कर लिया एक्सपेरिमेंट से एक फाइंड आउट हुई है, तो k क्या हो जाएगा डिसअपीयर। ठीक है, तो एफ सी की वैल्यू क्या आ गया अपना फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स का अपने को पता भी नहीं था और अपन ने क्या कर लिया उसका फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया या नहीं कर लिया। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो एप्लीकेशन है डायमेंशन एनालिसिस का, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिकल क्वांटिटीज़ के फॉर्मूले फाइंड आउट करने में। ठीक है, और देखो अपने को कोई पास मास m का पार्टिकल है, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा से रोटेट कर रहा है वो, ठीक है, रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है, कोई मास m का पार्टिकल है, वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा से घूम रहा है, तो क्या करना है, देखो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा से घूम रहा है और क्या है उसका एम्पलीट्यूड है वो a है। देखो यहाँ पे मोशन कौन सी हो रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, नाम ही नहीं सुना होगा 11th में फर्स्ट टाइम क्या किया है, आए हो 11th में, ठीक है, SHM का नाम ही नहीं सुना होगा, लेकिन फिर भी क्या करना है, SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए किसी पार्टिकल की अपने को एनर्जी का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, एनर्जी का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, तो क्या करोगे, तीन चीज बता दी, किस किस पे डिपेंड कर रहा है, मास m ऑफ पार्टिकल, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा और एम्पलीट्यूड एक के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एम्पलीट्यूड आपने देखा होगा छोटी क्लासों के अंदर क्या होता है, कोई स्ट्रिंग है वो ऐसे ऐसे मूव करी है, कोई रस्सी है 2 पॉइंट से बढ़िया नीचे से खींच के उसको क्या कर दिया छोड़ा, तो ये ऊपर नीचे टू एंड फ्रो मूव करेगी, तो ये क्या होती है हार्मोनिक पीरियोडिक मोशन सुनी थी। तो ये जो मिनिमम मैक्सिमम लेंथ होती थी इसको क्या बोलते थे, एम्पलीट्यूड बोलते थे या नहीं। अब इसकी एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो E डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, m की पावर x, E डिपेंड अपॉन ओमेगा पावर y, E डिपेंड ऑन a की पावर z। वापस करो, a m की पावर x, ओमेगा पावर y, a पावर z। अब E की क्या करनी पड़ेगी, पहले डायमेंशन निकालनी पड़ेगी, तो E की डायमेंशन के लिए देखा था क्या, E की डायमेंशन क्या होगी, वही होगी जो किसकी होगी, वर्क की, क्योंकि दोनों की यूनिट सेम है, एनर्जी की यूनिट क्या होती है जूल और वर्क की भी क्या होती है जूल, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो कितनी आती है m1L2 T-2 आती है क्या इसकी डायमेंशन एनर्जी की, इसलिए कह रहा हूँ पीछे वाले लेक्चर देख के आओ पहले, ठीक है। तो क्या आ जाएगी f मल्टीप्लाई d, कितनी आ जाएगी m1L2 T-2, तो क्या करनी है, करो कंपैरिजन, m1L2 T-2 कंपैरिजन विद k डॉट m की पावर x। अब यहाँ पे ओमेगा देखो क्या है, ओमेगा होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन वही होती है जो सिंपल फ्रीक्वेंसी की होती है,
एंगुलर फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन सेम फ्रीक्वेंसी की होती है, जो सिंपल फ्रीक्वेंसी होती है ना, एक तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी एक सिंपल फ्रीक्वेंसी, तो जो सिंपल फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होती है वही एंगुलर की होती है। अब फ्रीक्वेंसी की निकालनी है सिंपल की, तो क्या होगी 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है क्या, यानी कितनी आ जाएगी t की पावर -1। तो फ्रीक्वेंसी की कितनी आ गई, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, एंड टाइम पीरियड की इनवर्स आ जाएगा। तो यानी कितनी आ गई ओमेगा की पावर y, तो t की पावर -1 और इसकी पावर क्या आएगी y, तो यानी -y लिख सकता हूँ क्या, t की पावर -y। एक है एम्पलीट्यूड बताया था, एक लेंथ होती है मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन, तो क्या आ जाएगी l की पावर z। कंपैरिजन करो m1 l2 t-2 k m की पावर x t की पावर -y और क्या है l की पावर z। कंपैरिजन करोगे तो कितनी आ जाएगी x की पावर, x इज इक्वल टू 1 आ रहा है, दिख रहा है, l2 l की पावर 2 इज इक्वल टू t की पावर l की पावर z है, तो z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ गया नहीं आ गया, t की पावर -2 इज इक्वल टू t की पावर -y आ गई, तो कितनी आएगी भाई y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा क्या, देखो आ गया क्या, तीनों वैल्यू कहाँ पे रखोगे, x की 1 z की 2 और y की 2 कहाँ पे रखोगे यहाँ पे, तो e की फॉर्मूला क्या बनेगा भाई k m की पावर 1, m की पावर 1 आएगी तो m ऊपर, ओमेगा की पावर कितनी आएगी 2, तो यानी ओमेगा स्क्वायर, और a की पावर भी कितनी आ जाएगी 2 ओमेगा m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। ये क्या हो गया फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे इतने टाइम अपन ने कर लिया, k की प्रोपोर्शनल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ रही थी, एक्सपेरिमेंट से मान के चल रहे थे अपन 1 आ रही है, k की वैल्यू हर टाइम क्या ले रहे थे 1 ले रहे थे, लेकिन ये जो केस है इसके अंदर k की वैल्यू होती है 1/2, और ये क्या अपने को एक्सपेरिमेंट से पता चलती है, या तो जो अपने नॉर्मल टेस्ट होते हैं उनके अंदर अपन ये सीख लेंगे कि लगभग क्वेश्चन हो जाएंगे, जो बोर्ड के अंदर आते हैं, जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं वो अपन लगभग क्वेश्चन कर लेंगे और अपने के याद कर लेंगे उनके, क्योंकि ये सारी वैल्यू है एक्सपेरिमेंट से पता है ना, अपन को पता होती है, ये सारी अपने को याद रखनी पड़ती है क्योंकि एक्सपेरिमेंट से करनी पड़ती है, ना अपन कर पाते हैं एक्सपेरिमेंट, ठीक है, याद रखनी होगी। आ गया, तो क्या आएगी k की वैल्यू कितनी आ रही है इस कंडीशन में 1/2, 3/2 भी आएगी, 1/2 भी आएगी, 1/4 भी आ सकती है कई बार, तो k की वैल्यू क्या रखेंगे 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, क्या आएगी एनर्जी। तो एनर्जी का सिंपल हार्मोनिक मोशन जब अपने को पता भी नहीं थी तब अपन ने क्या कर लिया, उसका फॉर्मूला निकाल लिया, किसके अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर, तो इसलिए यूज होता है डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन एनालिसिस इसके लिए यूज होता है। अब देखो, अब कई चीज़ें हैं जो अपने को डायमेंशन एनालिसिस के अंदर लिमिटेशन होती है, कुछ हर एप्लीकेशन की लिमिटेशन होती है, तो वो अपने को लिमिटेशन कर लेते हैं पहले कि ये क्या कर सकता है क्या नहीं, ठीक है। इस लेक्चर के अंदर अपन डायमेंशन एनालिसिस जितना हो सके उतना कवर करके कंप्लीट करेंगे, ठीक है, क्योंकि अपना लास्ट है ये। इसके अलावा भाई इसके बाद जो एरर एनालिसिस चलेगा, ठीक है, सिग्निफिकेंट एरर वाले चलेंगे टॉपिक, ठीक है। आगे देखो, अब देखो, अब ये जो एप्लीकेशन है ये अप्लाई कहाँ पे नहीं होती। अपने देर इतनी देर अपन क्या कर रहे थे, के की कोई वैल्यू दे रहे थे, कोई प्रोपोर्शनल कांस्टेंट था, ठीक है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं थी, डायमेंशन थी क्या, नहीं थी, डायमेंशनलेस था। लेकिन कई ऐसे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होते हैं जो क्या होते हैं डायमेंशनलेस नहीं होते, जैसे अपने यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है F = g m1 m2/r², तो इस कंडीशन में ये g क्या डायमेंशनलेस है, अपन ने डायमेंशन निकाल लिया, इसकी तो खुद की डायमेंशन होती है, खुद की यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन kg स्क्वायर, तो ये तो कहीं पर डायमेंशनलेस है ही नहीं क्योंकि इसकी खुद की क्या है यूनिट है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे अपन, इस g को क्या है डायमेंशनलेस मान के छोड़ देंगे क्या, अगर डायमेंशनलेस मान के छोड़ेंगे तो ये फॉर्मूला ही नहीं बनेगा अपना, क्योंकि g की तो डायमेंशन होती है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये अप्लाई नहीं होगा। और क्या होगी, जैसे PV = KT बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का होता है, तो यहाँ पे K जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसकी भी क्या होती है यूनिट होती है, ये K दूसरा है, वो K दूसरा है, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या होगी, इसकी भी यूनिट होती है। तो जब क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे, तो इस कंडीशन में क्या होगा, फॉर्मूला फाइंड आउट ही नहीं होगा, क्योंकि क्या होगा K की एक डायमेंशन होती है। तो ये जो एप्लीकेशन है ये कहाँ पे अप्लाई नहीं होती, जहाँ पे
साथ साथ में लिमिटेशन इसकी याद कर लेना, क्योंकि लास्ट में इसको लिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो क्या होगा, फर्स्ट कैन नॉट बी अप्लाइड एट दोज फिजिकल क्वांटिटी which have proportional constant with a dimension। जो फिजिकल क्वांटिटी का अपन उसका उन फिजिकल क्वांटिटी में अप्लाइड नहीं होगा जिसका जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है वो क्या होगा, एक डायमेंशन का होगा, ठीक है। सेकंड है, अगर मान लो कोई अपने को फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, जैसे Q इक्वल टू Q0 cos थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला है किसी चीज़ का। तो इस कंडीशन में क्या होगा, Q इक्वल टू Q0 cos थीटा। अब यहाँ पे जो cos थीटा है वो क्या है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, क्योंकि एंगल क्या होते हैं, डायमेंशनलेस होते हैं, एंगल की तो कोई डायमेंशन होती नहीं। तो जब अपन क्या करेंगे, फॉर्मूला निकालना चालू करेंगे तो उसमें क्या निकलेगा, सिर्फ अपना Q इक्वल टू Q0 निकलेगा, Q इक्वल टू Q0 निकलेगा, आगे cos थीटा तो निकलेगा ही नहीं, क्योंकि इसकी डायमेंशन नहीं होती, अपन इसको डायमेंशन में लेंगे नहीं, डायमेंशन का कंपैरिजन नहीं करेंगे तो डायमेंशन आएगी कहाँ से, तो आएगी नहीं। तो क्या होगा, Q इक्वल टू सिर्फ Q0 आएगा, और अपन इसी को क्या मान लेंगे, करेक्ट मान लेंगे। तो ये क्या है, एक्चुअल में करेक्ट होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि ये क्या आएगा आगे, cos थीटा भी आएगा इसके आगे, समझे, ठीक है। अब ऐसे देखो और करके चलते हैं, और जैसे P इक्वल टू Q डॉट ई की पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर, ये कोई डायमेंशन है, ये कोई भी अपनी फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी मान के चलो एक बार, उसके अंदर क्या करना है अपने को, इसकी डायमेंशन निकालनी है, P की इनकी फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, ये फॉर्मूला, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, P की और Q की कंपैरिजन कर लेंगे, लेकिन जो ये E की पावर होती है, क्योंकि E अपना क्या होता है, एक्सपोनेंशियल होता है, और एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है, पिछले वाले लेक्चर में बताया था, E की वैल्यू होती है 2.73 वैल्यू होती है, और ऊपर ये पावर है, पावर की वैसे भी डायमेंशन नहीं होती, पीछे वाले लेक्चर में कंप्लीट किया अपन ने ये सेम क्वेश्चन। तो यानी 2.73 की कोई पावर आएगी तो वो क्या आएगी, एक वैल्यू आएगी, एक क्या आएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी इसकी कोई डायमेंशन होगी क्या, नहीं होगी। तो अपना क्वेश्चन सिर्फ क्या निकलेगा, P इक्वल टू Q, इसमें सिर्फ Q की डायमेंशन आएगी, E की पावर माइनस अल्फा टी की डायमेंशन आएगी नहीं, क्योंकि ये क्या है, 2.73 की कोई पावर है, यानी एक न्यूमेरिकल वैल्यू, ये डायमेंशनलेस है, डायमेंशन एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये निकलेगी नहीं। तो क्या होता है कि ये जो अपना डायमेंशन एनालिसिस का ये जो एप्लीकेशन है वो किसके ऊपर अप्लाई नहीं किया जा सकता, सेकंड है कैन नॉट बी अप्लाइड इन ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल टर्म, यानी एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक जो टर्म होती है उसके अंदर अपन अप्लाई नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वो क्या होती है, डायमेंशनलेस होती है, जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब होता है जैसे साइन थीटा कोस थीटा आ गया हो, ठीक है, उसके अंदर अप्लाई नहीं होगा ये, आगे समझे। तो ये दो तो थे जो अपने लिमिटेशन थी इसकी। और देखो और एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन लिखो, एनर्जी फाइंड आउट करनी है जिसके अंदर जो अब डिपेंड करती है, एनर्जी डिपेंड ऑन फोर्स, वेलोसिटी, टाइम। अब क्या करना है अपने को, फंडामेंटल क्वांटिटी फोर्स, वेलोसिटी और टाइम लेके चलनी है, ठीक है। पहले अपन क्या ले रहे थे, मास, लेंथ और क्या ले रहे थे, टाइम ले रहे थे। अब क्या करना है, फोर्स, वेलोसिटी, टाइम, यानी कॉलम ये बनना चाहिए FVT का, ठीक है। क्या करोगे, डायमेंशन वही जैसे पहले के क्वेश्चन अभी किए हैं वैसे क्या करोगे, अब ब्रैकेट के अंदर FVT यानी फोर्स लोगे और क्या लोगे, वेलोसिटी और टाइम लोगे, ठीक है। तो ये देखो इसकी दो हो गई। अब ये जो अपना है क्या, डायमेंशन एनालिसिस, उसके लगभग हो गई, ठीक है। डायमेंशन एनालिसिस का जितने भी एप्लीकेशन थे 3 वो हो गए। उसके अलावा अगले लेक्चर में अपन कुछ क्वेश्चन कर लेंगे जो इसके बचे हुए हैं, ठीक है। वो करके फिर अपन क्या करेंगे, इस डायमेंशन एनालिसिस को कंप्लीट कर लेंगे और बाकी जो बचेगा वो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है।